हमारे प्रधान महासचिव श्री कृष्णेंदु चटर्जी भारती जी, कृष्णेंदु चटर्जी भारती जी के बाईं तरफ हमारे मध्य प्रदेश के दूसरे प्रभारी राष्ट्रीय सचिव श्री मानव कुशाल सिंह भारती जी, राहुल जी के दाईं ओर हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार भारती जी और मैं स्वयं डॉक्टर प्रियम पांड्या भारती जी, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं और मैं मंच सौंपता हूं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री राहुल पांड्या भारती जी को, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसकी जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सभी मीडिया के साथियों को और हमारी टीम के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी को मैं राहुल पांड्या भारती सभी का स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज का प्रोग्राम पार्टी का प्रोग्राम है। आज आप सब लोग पार्टी के बारे में जानने के लिए आए हैं, पार्टी की विचारधारा समझने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हम ऐसी क्या क्रांति करना चाहते हैं देश में जो हमारे देश को बदलाव की तरफ लेकर जाएगा, एक राजनीतिक क्रांति की तरफ लेकर जाने वाले हैं, देश की आने वाली राजनीतिक बदलाव की ओर लेकर जाने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का भी, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी हैं वो अपनी बात रखें, सभी को सबके सवाल रखने का मौका दिया जाएगा, जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले शालीनता से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनकी बात रखने दी जाए और उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे राजीव सिंह कुशवाहा भारती। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आप अपना जीवन का इतना कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इतनी भारी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग यहाँ उपस्थित हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये भाजपा और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, फिर भी आप लोग इतनी मात्रा में यहाँ इकट्ठा हुए इतनी संख्या में, तो देखकर खुशी भी हो रही है कि हाँ, अभी लोकतंत्र जीवित है। अभी कुछ लोग हैं ऐसे मीडिया में आप जैसे साथी जो इस देश में किसी भी विषय पर या गलत सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठती है तो उस आवाज़ को आवाज़ देने के लिए, जनता की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाने के लिए तैयार हैं और वो लोकतंत्र बचाने के लिए या जनता की आवाज़ बचाने के लिए किसी भी हद तक तैयार है। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लीडर रोहित पांडे भारती जी, लीडर कपिल गुप्ता भारती जी और गौरव सूरी भारती जी ने आयोजित की है। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके माध्यम से आज आप सबके सामने अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। राष्ट्रीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और प्रदेश स्तर के जो भी पदाधिकारी या राज्य सलाहकार समिति के सदस्य यहाँ मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार। अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल पांड्या जी ने बताया, एक राजनीतिक क्रांति की बात की। चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है अखिल भारतीय परिवार पार्टी, फिर ये राजनीतिक क्रांति क्या है, आज उस विषय पर आप सबके सामने अपनी बात रखने आया हूं कि हम इस राजनीतिक दल को राजनीतिक क्रांति क्यों बोल रहे हैं। ऐसा क्या है इसके अंदर कि ये बाकी दलों से भिन्न है, क्या चेंजमेंट है, ऐसा क्यों कि मतलब राजनीतिक क्रांति, दल क्यों नहीं। हाँ, दल है, चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड है, पॉलिटिकल पार्टी है। और राजनीतिक क्रांति क्यों कह रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि यदि आप समाज में बदलाव तो समाज में बदलाव आ जाए। यदि हम दूसरे को बदलने के लिए लगे रहेंगे, स्वयं में बदलाव नहीं लाएंगे, तो शायद दुनिया में कभी बदलाव आएगा ही नहीं। तो वो सारे बदलाव जो हम राजनीति में चाहते हैं, जो इन राजनेताओं से हम अपेक्षा करते हैं कि वो बदलाव राजनीति में होने चाहिए, हम वो सारे बदलाव सबसे पहले स्वयं के अंदर ला रहे हैं। और उसके बाद जब हम 2024 में सरकार बनाएंगे, उसके बाद वो नियम कानून बना देंगे
कि बाकी पार्टीज के लिए भी वो मैंडेटरी हो जाएगा कि उन्हें वो बदलाव करने ही होंगे, वरना उनका अस्तित्व भारतीय राजनीति से खत्म कर देंगे। हमें ऐसे राजनेता नहीं चाहिए जो सिर्फ देश को लूटने और जनता को लूट कर अपनी रोटियां सेकने, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश की सत्ता भर हथियाना चाहते हैं। वो देश की भलाई के लिए काम नहीं करते। आज अगर बात की जाए, इन 32-35 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आज अगर 32-35 साल पहले की बात करें, आज मेरी उम्र 37 वर्ष है और 32-35 साल भी नहीं जाते, हम 25-26 साल ही चले जाते हैं पीछे। आज से 25-26 साल पहले जब मैं एक छोटा बालक हुआ करता था, या मेरे जैसे कोई भी उस समय के बालक, या आप में से मुझे ज्यादातर साथी युवा साथी नजर आ रहे हैं, यंग साथी नजर आ रहे हैं, अगर आज से 25-26 साल पहले वो अपने स्कूल्स में या घर में गार्जियन से या टीचर से बोलते थे कि मैं राजनेता बनना चाहता हूं, मैं राजनीति में जाना चाहता हूं, तो उन गार्जियंस के मन में या टीचर्स के मन में तुरंत एक छवि आती थी कि हाँ, ये बच्चा जवाहरलाल नेहरू बनने की बात कर रहा है, ये बच्चा सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री बनने की बात कर रहा है, ये बच्चा महात्मा गांधी बनने की बात कर रहा है। इन 25-26 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आज अगर कोई बच्चा, और बच्चा भी छोड़ दीजिए, मेरे आप जैसा परिपक्व इंसान अगर अपने गार्जियन से या टीचर से स्कूल में या घर में ये बोल दे कि मैं राजनेता बनना चाहता हूं, मैं राजनीति में उतरना चाहता हूं, तो उन टीचर्स और गार्जियंस के मन में तुरंत एक छवि आती है कि अब ये बच्चा हाथ से निकल गया, अब ये आपराधिक प्रवृत्ति का बालक बनने की बात कर रहा है, अब ये गुंडा मवाली बनने की बात कर रहा है। इन 25-26 सालों में ऐसा क्या होगा? मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात करता हूं। आज से कुछ साल पहले जब मैंने निर्णय लिया कि मैं राजनीति में उतरूंगा, और मैंने अपने घर में ये बात रखी अपने पिताजी के सामने कि पापा मैं राजनीति में जाना चाहता हूं, मैं राजनेता बनना चाहता हूं, मैंने वो रास्ते चुन लिए हैं या मैं वो रास्ता चुनना चाहता हूं, तो मेरे पिताजी ने मुझसे बोला कि अगर यही करना था तो फिर 3 साल कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक करने की क्या जरूरत थी, और उसके बाद फिर 3 साल कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने की क्या जरूरत थी। हाई स्कूल के बाद करने लगते, अब तक तो शायद नेता बन गए होते। तो आज इन 25-26 सालों में ऐसा क्या हो गया कि पढ़े लिखे व्यक्ति यदि वो राजनीति में उतरना चाहते हैं तो उन्हें एक ऐसा दर्शन करा दिया जाता है राजनीति का। और ये ये परसेप्शन कौन बनाता है? ये परसेप्शन वही लोग बनाते हैं जो वर्तमान में राजनीति में बैठे हुए हैं, जो सत्ताधारी दल है या विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो सफल राजनेता हैं, जिन्हें हम सफल राजनेता बोलते हैं। और आज एक सवाल भी आप सबको दे रहा हूं, मीडिया के साथियों से को एक सवाल दे रहा हूं, आज के बाद जब भी कोई राजनेता, पूर्व सांसद, विधायक, कारपोरेटर या वर्तमान में सांसद, विधायक, कारपोरेटर, यदि कभी भी कहीं भी किसी भी मंच पर किसी भी जगह ये कहता हुआ मिले कि राजनीति गंदी है और आप लोग या आप अपने परिवार वालों को राजनीति में मत भेजिए, ये एक दलदल है, तो मेरी तरफ से उनसे एक सवाल पूछ लीजिएगा। और जहां तक ये वीडियो जा रहा है, जहां तक ये संदेश जा रहा है, जो भी राजनेता तक पहुंच रहा है, मैं इस मंच से खुला चैलेंज देता हूं और उनसे पूछता हूं कि यदि राजनीति गंदी है तो इतने सालों से तुम उस दलदल में कर क्या रहे हो? और तुम तो कर ही रहे हो। जब तुम युवाओं की बात करते हो तो तुम सिर्फ अपने बच्चों की बात करते हो। अगर राजनीति दलदल है तो तुम क्या कर रहे हो और अपने बच्चों को क्यों उस दलदल में डालना चाहते हो? बाहर क्यों नहीं आते? नहीं, वो बाहर नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें पता है राजनीति दलदल नहीं है। आचार्य चाणक्य ने कहा है और राजनीति शास्त्र में लिखा है, राजनीति ही वो क्षेत्र है जो किसी देश की दशा और दिशा निर्धारित करती है। तो एक ऐसा क्षेत्र जो हमारे देश की दशा और दिशा निर्धारित करेगा, उस क्षेत्र को पढ़े लिखे युवा हटना क्यों चाहते हैं? वो राजनीति क्यों नहीं तय करना चाहते? और यहाँ बहुत सारे पत्रकार बंधु बैठे होंगे जो ये बोलते होंगे कि नहीं साहब, या उनके पारिवारिक सदस्य जानने वाले भी ये बोलते होंगे, नहीं साहब मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मेरा राजनीति में कोई रुचि नहीं है, मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आज उनको भी एक बात बता देना चाहता हूं क्लियर और साफ शब्दों में, आप राजनीति में रुचि लें या ना लें, राजनीति आप में पूरी रुचि लेती है। आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी उपजाति क्या है, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, आप कहां घूमना पसंद करते हैं, आप कौन से धार्मिक स्थल पर जाना पसंद करते हैं, आप वेज खाते हैं, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन में भी आपको क्या पसंद है, वेजिटेरियन में भी आपको क्या पसंद है, एक एक चीज पर राजनीति इंटरेस्ट लेती है, एक एक चीज पर। और भारत जैसे देश की बात करें, हमारे यहां तो जन्म से लेकर मरने तक राजनीति होती है। और जन्म से लेकर मरने तक ही नहीं, मरने के बाद भी राजनीति होती है। अटल जी की राख को लोटे में भरकर पूरा देश घुमाया गया है, सबने देखा है।
कि कैसे यूज किया गया उनका, अभी भी देख रहे हैं हम। पुलवामा के शहीदों की बात कर लें, या अभी जनरल जो विपिन रावत जी जो क्रैश हुआ अभी हेलीकॉप्टर उनका चॉपर क्रैश हुआ, उसकी फोटो लगाकर वोट मांगे जा रहे हैं। इस हद तक राजनीति गिर गई है हमारे देश में। तो इसे सुधारने का बीड़ा कौन लेगा? हमारा उद्देश्य मात्र सत्ता परिवर्तन नहीं है, हमारा उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन है। इस देश की व्यवस्था बदलनी चाहिए। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। हमारी लड़ाई भाजपा, कांग्रेस या किसी और दल से नहीं है। हमारी लड़ाई उस घटिया सोच से है। वो कहीं भी हो सकती है, हमारे आपके बीच में भी हो सकती है, हमारे आपके परिवारों में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। हमें वो घटिया सोच खत्म करनी है। कौन सी सोच? जाति धर्म के भेदभाव की, भाषा क्षेत्र के भेदभाव की, महिलाओं को समानता ना देने के भेदभाव की। इन हर चीज से हमारी लड़ाई है। जहां भी किसी भी चीज के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है, हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है। बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले और अंत में हम भारतीय हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी ये सब बाद में हैं। सबसे पहले और अंत में हम भारतीय हैं। हम उस विचारधारा को लेकर चलना चाहते हैं। इसीलिए हमने एक शपथ भी तैयार की है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी में कोई भी लीडर बनना चाहता है या कोई भी साधारण सदस्य या सक्रिय सदस्य बनना चाहता है, साधारण सदस्य के भी तौर पे भी अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसे एक शपथ लेनी होती है। वो शपथ क्या है, मैं अपने नाम के साथ बता देता हूं। सीधा हाथ दिल पर रख के हम लोग शपथ लेते हैं। मैं राजीव सिंह कुशवाहा भारती आज ये शपथ लेता हूं, मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं भारतीय संविधान का सम्मान करूंगा और उसका पालन करूंगा। मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूं। ये शपथ। लोगों को इस शपथ से भी प्रॉब्लम हो रही है। क्या समस्या है इस शपथ में? मजाक उड़ा रहे हैं लोग। ओहो, आप आज भारतीय बन गए, नाम के साथ भारतीय लगा रहे, पहले भारतीय नहीं थे। हम तो जन्म से भारतीय हैं, हम क्यों लगाएं? हाँ, बिल्कुल सही बात। इस भारत देश की चार दीवारी के अंदर ये जो सराउंडिंग है, हमारे देश की जो सरहद है, देश की सीमाएं बोलते हैं, उसके अंदर पैदा होने वाला कोई भी नागरिक, कोई भी जीव जंतु वो पैदाइशी भारतीय है। लेकिन अगर उसे वो भारतीय है और वो मानता है तो उसे अपने नाम के साथ भारतीय लिखने में समस्या क्या है? हम इस विषय पे बात करते हैं। क्या समस्या है नाम के साथ भारतीय लिखने में? ऑन डॉक्यूमेंट मेरा नाम राजीव सिंह कुशवाहा लिखा हुआ है, जो मेरे क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, जो मेरे बड़ों ने, मम्मी पापा ने डॉक्यूमेंट में लिखाया राजीव सिंह कुशवाहा, वही लिखा हुआ है और डॉक्यूमेंट में वही चलता है। क्यों लिखाया? वो केवल राजीव भी लिखा सकते थे। उन्होंने मेरा नाम राजीव सिंह कुशवाहा क्यों लिखाया? जहां तक मैंने इस समझदार होने के बाद मैंने इस चीज को समझने की कोशिश की, उसका सिर्फ एक ही कारण था जो मुझे समझ में आया। अगर कोई और कारण हो तो इस वार्ता के बाद आप अपने सवाल जवाब रखिएगा, अपनी बात बताइएगा अगर आपको लगता हो कोई और कारण। मुझे जहां तक समझ में आया सिर्फ एक ही कारण है कि हम जब भी इस तरह से कहीं समूह में बैठे या बहुत सारे लोगों के बीच में, भीड़ में बैठे, और मैं जो लोग हों उन्हें वो नाम सुनते ही, वो शब्द सुनते ही एक अपनत्व की भावना आ जाए। ओह, अरे कुशवाहा ये तो अपना आदमी है, ये तो अपनी जाति वाला है, भूल लेंगे कहीं ना कहीं का अपना रिश्तेदारी निकलेगा, ये तो अपनी जाति बिरादर, अपना बंधु है यार। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई उद्देश्य था वो शब्द लिखने का। तो अगर एक ऐसा शब्द भारतीय जो पूरे देश के लोगों को एक साथ जोड़ता है, पूरे देश को, हर जाति, धर्म, समुदाय, भाषा, क्षेत्र के लोग को एक शब्द में, एक अलग अलग बिखरे हुए मोतियों को, कुशवाहा, यादव, तिवारी, मिश्रा, कुछ भी ले लीजिए आप, चटर्जी, पारचा, कुछ भी ले लीजिए, उन सारे अलग अलग बिखरे हुए मोतियों को अगर एक ऐसा शब्द या एक धागा एक माला में पिरो देता है और उन सबको एकत्व की, एक रूपता की भावना में अगर जोड़ देता है तो उसे लगाने में समस्या क्या है? नहीं लगाना चाहिए क्या? और अगर गर्व है भारतीय होने पर तो लगाइए। लोगों को उसमें प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हम क्यों लगाएं? एक कहानी नहीं बोलूंगा, सच्ची घटना है, मेरे फेसबुक पेज पे, पता नहीं आप सबके सामने बोलनी चाहिए लेकिन ये सच्ची घटना है, और अगर हम भी सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मेरे फेसबुक पेज पे मैंने पोस्ट डाली थी इसी विषय को लेकर, शपथ को लेकर, तो उन्होंने कमेंट किया नीचे कि हम तो जन्म से भारतीय हैं, हम भारतीय क्यों लगाएं? जिसे डाउट हो वो भारतीय लगाए। मैंने रिप्लाई किया, अच्छी बात है,
और उनका नाम जो था, मैं उनका सरनेम नहीं बोल रहा हूँ यहाँ, उनका जो नाम था मैंने उनका पूरा नाम लिखा नीचे, उनको टैग किया और फिर लिखा कि ठीक है आपको डाउट नहीं है कि आप भारतीय हैं, इसलिए आप भारतीय नहीं लिखेंगे तो अपने नाम के आगे जो आपने सरनेम लिखा हुआ है उस पर डाउट है क्या, हटा दो। उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं है, भाई उस पर डाउट है क्या, अगर डाउट के कारण लिखना चाहते हैं तो उस पर डाउट है क्या, वो भी हटा दो। नहीं, उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं। तो हमें ये सच बोलने पड़ेंगे, हमें लोगों तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ेगी कि हम चाहते क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। और हम समाज में बदलाव, हमने बोला, आपने मेरा नाम सुना, राजीव सिंह कुशवाहा भारती, जिनका भी यहाँ परिचय दिया गया, राहुल पार्चा भारती, कृष्णेंदु चटर्जी भारती, विजय तोमर भारती, रोहित पांडे भारती, डॉक्टर प्रियांक भारती, मानव विशाल भारती, सबके साथ ये हमारी शपथ है कि आप भारतीय लगाएंगे तभी एंट्री मिलेगी, अदरवाइज अखिल भारतीय परिवार पार्टी में एंट्री ही नहीं। और क्या बदलाव चाहते हैं हम इन नेताओं से? एक बहुत बड़ा नाम है भारतीय राजनीति में, अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत बड़ा नाम है भारतीय राजनीति में। बहुत सारे लोग उनको राजनीति के भगवान तक मानते हैं। उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं। स्वर्गीय होता है, किसी के आगे नरकी या पाप आत्मा नहीं लिखते, शरीर पाप करता है, हम ये मानते हैं, आत्मा को पुण्य ही बोलते। लेकिन उन्होंने एक जो गलत काम किया वो आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारे आपके बुजुर्ग एम्प्लॉयज, उनकी पेंशन बंद कर दी, वो उनका अधिकार था, उन्हें नहीं बंद करनी चाहिए। और क्या कह के बंद की कि देश की अर्थव्यवस्था पे बोझ पड़ता है। हाँ, मान लिया, चलिए मान लिया कि देश की अर्थव्यवस्था पे बोझ पड़ता है, जो एम्प्लॉयज पेंशन लेते थे उनसे। तो क्या इन राजनेता की पेंशन से नहीं पड़ता? ये जो सांसद विधायक पेंशन लेते हैं, क्या इससे बोझ नहीं पड़ता? पहले वो खत्म करनी थी ना, एम्प्लॉयज की आपने खत्म कर दी, हमारे आपके बुजुर्गों का हक आपने छीन लिया। सांसद विधायक की पेंशन आज तक नहीं खत्म हुई, क्यों नहीं खत्म हुई? और चलिए मान लीजिए हम यहां तक भी एग्री करते हैं, हम यहां तक भी एग्री करते हैं कि यदि कोई एक व्यक्ति एक बार सांसद या विधायक बन गया, वो दोबारा में वो हार गया, तो वो कहीं जाकर नौकरी नहीं करेगा, उसके जीवन यापन के लिए कुछ तो खर्चा चाहिए ना। हमने मान लिया कि उसको पेंशन मिलनी चाहिए, तो फिर मल्टीपल पेंशन क्यों? और मीडिया से एक सवाल है, जितने भी मीडिया के बंधु बैठे हैं, मुझे पता है वो ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं मैक्सिमम साथियों को पता है, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। देश के हर विषय पर आप डिबेट कराते हैं, कभी इस बार इस विषय पर डिबेट करा के देखिए। इन नेताओं की सच्चाई अगर आपके सामने ना आ जाए, इनका फर्जी राष्ट्रवाद अगर आपके सामने ना आ जाए, तो बताइएगा क्या विषय? मल्टीपल पेंशन, नेताओं को मिलने वाली बार बार वाली पेंशन। कैसी पेंशन मिलती है नेताओं को, वो भी आपके सामने रख रहा हूं। वैसे पता है, बहुत सारे लोग जो आम पब्लिक के लोग बैठे हैं शायद उन्हें ना पता हो, इसलिए बोल देना जरूरी समझते हैं। एक व्यक्ति अगर एक बार सांसद बन गया और वो दोबारा में हार गया, तो उसे सांसद होने की पेंशन 5 साल की पेंशन मिलती है, ठीक है, मिलनी चाहिए। अब सपोज दैट वो एक बार सांसद बन गया और दोबारा फिर सांसद बन गया, तो उसे वर्तमान में सांसद होने की सैलरी, सारे भत्ते, यात्रा, टेलीफोन, ऑफिस का खर्च, स्टाफ का खर्च, सब कुछ मिलता है वर्तमान सांसद होने का। और पूर्व सांसद होने की पेंशन, भत्ते, यात्रा, सब कुछ मिलता है। क्यों मिलता है भाई? ये कौन सा नियम कानून है? मतलब पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां एक ऐसा नौकरी या पेशा भी है कि आप एक कंपनी में काम करते रहिए और दूसरी कंपनी जहां उससे पहले काम करते रहे थे वहां की पेंशन भी लेते रहिए। ये कौन सा नियम कानून है? गलत है, बंद होना चाहिए ना। कोई आवाज नहीं उठाता। और मीडिया बंधुओं से बोल रहा हूं, ये इस विषय पे डिबेट करा के देख लीजिए। जितनी पार्टी के नेता हैं, भाजपा, कांग्रेस या क्षेत्रीय दल पूरे देश में जहां बैठे हैं, उनको बुलाइए, चैनल पे बैठा लिए और उनसे पूछिए बंद होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। कि आपने कितनी बार इस विषय पर आवाज उठाई है कि ये बंद होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं ऐसे ऐसे लोगों को बुलाइए जो 4-4, 5-5 बार से सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे मंच से पूछिए कितनी पेंशन लेते हो, वो बताएंगे अपना डिटेल। अभी मध्य प्रदेश का डाटा तो सामने नहीं आया, अभी हमने उस पर काम नहीं किया। पंजाब का डाटा है हमारे पास, पंजाब का डाटा सामने आया है, 2018 की बात है। वहां पे पंजाब सरकार ने एक रूल पास किया कि जो अध्यापक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो जुड़े हुए लोग हैं,
उनकी 70% सैलरी काट ली जाएगी, उनको 30% सैलरी दी जाएगी। पंजाब में कुछ प्रॉब्लम थी, क्राइसिस था, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी सैलरी देने को लेकर, तो ये तय किया सरकार ने कि 70% पैसा टीचर्स का काट लिया जाएगा और इनको 30% पैसा सैलरी के रूप में दिया जाएगा। तो एक एसोसिएशन है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैं उस एसोसिएशन का नाम भी लेना चाहूंगा, शिक्षक डेमोक्रेटिक टीचर्स डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये पंजाब का एक संगठन है, वैसे तो दिल्ली में भी है, लेकिन पंजाब टीचर्स डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है पंजाब का, उसने काम किया बहुत अच्छा। जितने भी पूर्व और वर्तमान सांसद विधायक थे 2018 में, उन सबकी पेंशन का डाटा निकाला और सैलरी का डाटा निकाला। यकीन मानिए ऐसे ऐसे लोग हैं जो 7-7, 8-8 बार से कंटिन्यू सांसद और विधायक है और उनकी पेंशन इतनी है जितनी की देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सैलरी नहीं है। 6-6, 7-7 लाख रुपए महीना पेंशन लेते हैं। तो उन्होंने वो डाटा कोर्ट में दिया कि अगर शिक्षक की सैलरी काटनी है कोई बात नहीं, राष्ट्र में या राज्य में क्राइसिस है तो ठीक है, हम मंजूर कर लेते हैं कि कटनी चाहिए अगर क्राइसिस है तो, लेकिन पहले ये बंद कर दीजिए। राज्य सरकार ने अपना आदेश वहीं वापस ले लिया, उसके बाद कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई इस केस की, अपना वापस ले लिया कि नहीं ठीक है हम नहीं करेंगे, ये नहीं लागू करेंगे। तो जनता के लिए नियम अलग, नेताओं के लिए अलग। महिला सुरक्षा की बात करते हुए आते हैं लोग, इतने सालों से आजादी से आज तक कितने % महिलाओं का प्रतिनिधित्व है? तो कांग्रेस आज, प्रियंका गांधी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बता रही हैं कि हम 40% टिकट देंगे। हमने 5 साल पहले बोल दिया था, 2017 में जब इस मिशन की शुरुआत की थी, उसी समय बोल दिया था कि महिलाओं को 50% टिकट मिलना चाहिए कम से कम। और आज फिर बोलना हो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि 2024 में जब अखिल भारतीय परिवार पार्टी चुनाव लड़ेगी और 543 की 543 सीट पर लड़ेगी, तो 50% आधी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व करेंगे। उनका प्रतिनिधित्व है हमारी जनसंख्या में आधा, तो उन्हें वो हक मिलना चाहिए, उनका हक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं काबिल नहीं है। अरे काबिलियत तो तब साबित होगी ना जब मौका दोगे, मौका नहीं दोगे तो काबिलियत कैसे साबित होगी? कोई भी क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, कोई भी क्षेत्र, देश का, विदेश का, दुनिया का, कोई भी क्षेत्र जहां हमने महिलाओं को, अपनी घर की बहन बेटियों को, माओ को मौका दिया है आगे आने का, उन्होंने हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा परिणाम दिया है। अभी वर्तमान का ओलंपिक आपके सामने उदाहरण है। आप रेलवे ले लीजिए, आप एयरफोर्स ले लीजिए, आप नेवी ले लीजिए, आप थल सेना ले लीजिए, आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ले लीजिए, कोई भी क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, जहां भी हमने मौका दिया है उन्होंने हमारी उम्मीद से बेहतर परिणाम दिया है। और हम ये मानते हैं कि जब एक महिला, हमारे घर की बहन, बेटी, मां, जब घर हमसे अच्छा चला सकती है तो वो देश भी हमसे अच्छा चला सकती है। जरूरत है उन्हें मौका देने की, उन्हें खुद आगे लाने की। और जो महिलाओं को दबाकर रखा गया, दबाकर किसे रखता है आदमी? बांधकर किसे रखता है आदमी? जिससे डर होता है ना, कोई अपने से कमजोर आदमी को तो बांध कर नहीं रखता। तो महिलाओं को दबाकर क्यों रखा गया? क्योंकि वो जो एक सोच है ना पुरुष प्रधान समाज की, हाँ खुलकर बोलना हो मंच पर बैठकर, एक सोच है लोगों के मन में पुरुष प्रधान समाज की, वो सोच गलत है। वो वैसे लोग महिलाओं को आगे आने नहीं देना चाहिए। और ये वही लोग हैं जो जाति धर्म के नाम पर लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें सिर्फ महिलाओं से प्रॉब्लम है, नहीं, अपने घर को खुलकर नहीं बोलेंगे, वो खुलकर बोलेंगे समानता का अधिकार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन देंगे नहीं। और ये लड़ाई कहां से शुरू करते हैं? ये लड़ाई शुरू करते हैं पहले हिंदू मुस्लिम से, हिंदू ईसाई से, फिर शुरू करते हैं एक पर्टिकुलर धर्म में जाति समुदाय की, फिर शुरू करते हैं क्षेत्र की लड़ाई, फिर शुरू करते हैं भाषा की लड़ाई, फिर ये आते हैं अपने घर में महिलाओं की लड़ाई। ये वहां से शुरू होती है। इनका काम सिर्फ लड़ना है और एक दूसरे के बीच में फूट डालो, राज करो, यही करते रहेंगे। हमें इस विचारधारा से भी लड़ाई करनी है। हम इसीलिए क्रांति बोल रहे हैं कि जो बदलाव हम चाहते हैं, और एक सबसे बड़ा बदलाव हम क्या करना चाहते हैं, ये जो नेता इलेक्शन लड़ने के पहले, बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इलेक्शन के समय किसी भी मंच से खड़े होकर किसी भी रैली में या मैनिफेस्टो में
जो मर्जी आए लिख देते हैं। झूठ बोलना अपराध है ना हमारे देश में, धोखाधड़ी है ना, 420 का केस चलता है ना कोर्ट में। इन नेताओं पे क्यों नहीं चलता भाई? कुछ भी लिख दो, सब जायज है, कुछ भी लिख दो। जो हमारे वादे होंगे वो लीगल डॉक्यूमेंट में होंगे। इस 2024 में सरकार बनाने के बाद ये वादे हमें पूरे करने हैं, और यदि हम ना पूरे ही कर पाए तो कोर्ट में हमारे खिलाफ चैलेंज कर देना, क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट होगा। और यदि ये सिद्ध हो जाए कोर्ट में कि हम वो वादा पूरा कर सकते थे फिर भी हमने नहीं किया, अगर मंच से बोला गया इंडिविजुअल किसी लीडर का होगा, किसी कैंडिडेट का होगा, तो उस कैंडिडेट पे आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देंगे। अगर वो पार्टी का मैनिफेस्टो होगा तो खुद भी अपनी पार्टी को आजीवन बैन कर देंगे। ये पार्टी दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगी देश में। कुछ भी बोल दो, नहीं चलेगा ये। कोई भी बोल देता है 15-15 लाख आ जाएंगे, कोई चुनाव के बाद स्कूटी दे रहा है सबको, कोई लैपटॉप बांट रहा है, कितनों को मिले पता नहीं, कोई डाटा ही नहीं है, सबको दे दिए, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई मतलब नहीं, कुछ भी बोल दो मन से। और जब सरकार बनाएंगे 2024 में तो उसके बाद ये मैंडेटरी कर देंगे, ये लॉ पास कर देंगे, अध्यादेश, कि जो भी वादे होंगे वो लीगल डॉक्यूमेंट होगा और हर पार्टी को लीगल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। किसानों की स्थिति देख लीजिए, जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, तो खुद ही आयोग बनाया, खुद ही उस आयोग के अध्यक्ष थे। किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, 1.5 गुनी लागत से 1.5 गुना पैसा मिलना चाहिए। C2+50 का फार्मूला उन्होंने, उनकी रिपोर्ट में आया। 7 साल हो गए, 1 साल से किसान रोड पे बैठे थे, फर्क नहीं पड़ा। अभी भी एक सचिव द्वारा लिखित में आश्वासन दे दिया गया है, फिर कमेटी बनेगी। अरे तुम्ही ने तो कमेटी बनाई थी भाई। और यदि किसी को लगता है, आज एक और बात बोल रहा हूं इस मंच से बैठकर, आप में से यदि किसी को लगता है कि इससे तो कांग्रेस ही अच्छी थी, तो उनको बता देना चाहता हूं, ये कृषि बिल डायरेक्ट भाजपा नहीं ले आई है। ये वही बिल हैं जो मनमोहन सिंह जी के समय पेश हुए थे। उस समय का सुषमा स्वराज जी का 2012 का सदन का बयान सुनिए। उन्होंने बोला था, सुषमा स्वराज जी ने, भाजपा नेता, मैं नहीं बोल रहा हूं, भाजपा नेता स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी ने सदन में खड़े होकर यह बोला था कि जब ये कारपोरेट घराने कृषि क्षेत्र में उतरेंगे तो वो किसानों को बर्बाद कर देंगे। कृषि मंडी, ये जो मंडी समिति के आड़ती होते हैं, ये तो किसानों के लिए एटीएम का काम करते हैं। किसान के बच्चे की तबीयत खराब है, उसकी बेटी की शादी है, घर में कोई भी काम है, तो वो जाता है आड़ती के पास, किसान उनसे लोन ले लेता है, और फिर जब उनकी फसल आती है तो फसल देके अपना लोन चुका देता है। और बहुत सारे आड़ती बिना ब्याज के किसानों को पैसा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब हमसे पैसा ले लिया है तो अब ये फसल लेके हमारे ही पास आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुषमा स्वराज जी के बयान है सदन के, आज भी यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और ये उनसे भी घटिया बिल ले आए हैं। आज एक सच्चाई बोल रहा हूं आप सबके सामने, कांग्रेस चाहती तो ऐसी घटिया सोच देश में कभी पनप नहीं पाती। इन्होंने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। जिस गांधी जी के नाम पर राजनीति करते हैं, ये कहां है वो गांधी परिवार? कोई बताएगा? गांधी जी के नाम पर राजनीति करते हैं ना, कहां है वो गांधी परिवार? कोई नहीं जानता। ये तो नेहरू परिवार है ना, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा नेहरू। गांधी तो अडॉप्ट किया अपनी राजनीति चमकाने के लिए। कहां है वो गांधी परिवार? कोई नहीं जानता। मैं उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर नगर का रहने वाला हूं। कानपुर शहर क्रांतिकारी शहर के नाम से जाना जाता है। वो शहर है जहां भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद जी की पहली मुलाकात हुई थी। जिस कमरे और जिन घरों में बैठकर काकोरी कांड की प्लानिंग की गई, जहां से क्रांति की नींव रखी गई। पंजाब में उनका घर देख लीजिए, भगत सिंह जी का, आजाद जी का घर देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस जी की फैमिली कहां है? कहां है इनके परिवार, इनके घर, वो गलियां, वो चौबारे, वो आंगन जिन्हें देश की धरोहर होना चाहिए था, वो गुमनाम गलियां बनी हुई पड़ी हैं। कोई बात नहीं करता इस पे। हम इस पे बात करने आए हैं। शहीद भगत सिंह जी बोलते हैं ना, आज तक भगत सिंह जी को शहादत का दर्जा नहीं दिया गया है। शहीद चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं ना, आज तक नहीं दिया गया। बस मंच से बोल लो, और हम सत्ता में बैठ के ये काम करेंगे। उन्हें उनका सम्मान मिलना ही चाहिए। और भगत सिंह जी, आजाद जी तो बहुत पुराने हो गए। अभी करंट में पुलवामा के लिए बोला गया था ना, 40 लोग शहीद हुए थे, उनको शहादत, शहीद का दर्जा दिया जाएगा। मंच से बोला बड़े बड़े नेताओं ने। दिया गया क्या? मीडिया से सवाल कर रहा हूं, किसी मीडिया ने दोबारा सवाल किया उनसे
कि अगर शहादत का दर्जा दिया गया है तो एक शहीद को कितनी जमीन, कितना मुआवजा, उनके परिवार वालों को नौकरी मिलनी चाहिए, उन 40 में से कितनों को मिल गई? शायद किसी को नहीं मिली है, किसी एक आपको जबरदस्ती मिल गई हो तो मिल गई हो। हमें याद है उन्नाव के आजाद जी थे, वो शहीद हुए थे पुलवामा में, हम उनके घर गए थे। पोजीशन यहां तक थी कि उनको मंच से जो जमीन अलॉट की गई थी कि ये जमीन आप वहां पे उनका मूर्ति स्थापित कर लीजिए। जब हम वहां पहुंचे, वहां पूजा चल रही थी और वहां कुछ लोग पहुंच गए कि नहीं नहीं हटाओ यहां से, ये सब यहां कैसे आप मूर्ति लगा दोगे? सामने खड़े होकर वहां मूर्ति लगवाई थी। ये पोजीशन है शहीदों की, किसी को नहीं दिया जाता शायद, बस मंच से बोल दिया जाता, इस पर कोई बात नहीं करता। हमें इन मुद्दों को कंटिन्यू उठाना पड़ेगा। अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ आपने देखा? कौन सा जिला था? गंज बसोदा में। अरे सिर्फ मध्य प्रदेश में घटना नहीं हो रही है, उनको ज्यादा थोड़ा और पैसा देके उनको मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में बुलवा लिया गया। ये वही लोग होंगे। मोदी जी कपड़े देखकर अपराधी पहचान लेते हैं। अब नहीं समझ में आ रहा है, अब नहीं दिख रहे कपड़े, तो इतना हालात बिगड़े क्यों? ये सारे हालात हमें सुधारने हैं। और जैसा मैंने पहले बोला कि हमारा उद्देश्य मात्र सत्ता परिवर्तन नहीं है, हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं बदलनी है। हम करप्शन बंद करना चाहते हैं। हमारी नज़रों में करप्शन क्या है? हमारी नज़रों में करप्शन है, हम अब सभी पत्रकार बंधु हैं, किसी ना किसी काम से, पारिवारिक कामों से भी थाने जाते होंगे कि किसी काम से 10 रुपए या 15 रुपए, सॉरी 10-15 रुपए, मान लीजिए कोई एक FIR लिखानी है तो थाने में भी कांस्टेबल, मीडिया में बोल रहा हूँ, चला दीजिएगा सारे न्यूज चैनल पे, फर्क नहीं पड़ता। FIR लिखाने के पैसे पड़ते हैं ना, 50-100 रुपए मांगे जाते हैं ना। हो सकता है पत्रकार बंधुओं से ना मांगे जाते हो, रिपोर्टर है, साधारण आदमी से मांगे जाते हैं। क्यों मांगे जाते हैं? हमारी नजरों में ये करप्शन है और हम चाहते हैं कि ये खत्म हो। हाँ, लेकिन हम उसकी जड़ तक नहीं जाते। उसकी जड़ क्या होती है? वो कांस्टेबल जो FIR लिखते हैं वो हमसे पैसा क्यों मांगते हैं? मीडिया में बोल रहा हूं, वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके ऊपर बैठे हुए अधिकारी ने, आप उसको इंस्पेक्टर मानिए, सब इंस्पेक्टर मानिए, कुछ भी मानिए, उस अधिकारी ने उनको बोल रखा है कि शाम तक 5,000 रुपए इकट्ठा करके दो। कहां से लाओगे नहीं पता, इसलिए मांगते हैं। वो समझते हैं कि जब मुझे वर्दी पे दाग लगाना ही है, मुझे रिश्वत लेनी ही है, मजबूरी है, तो फिर 150 और ले लो यार, घर में बीवी बच्चों के शौक भी पूरे कर लो। अब उस कांस्टेबल के जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं उनको क्यों चाहिए 5,000? क्योंकि उनके ऊपर भी अधिकारी बैठे हैं, IG साहब, DIG साहब, कमिश्नर साहब। उन्होंने बोल रखा है, क्या बोल रखा है? ऐसे नहीं पोस्टिंग मिली तुम्हारी इस थाने में, ऐसे नहीं दिया गया ये थाना। हमें पता है इस थाने में कितने अवैध खनन होते हैं, हमें पता है इस थाने में कितनी अवैध शराब की फैक्ट्रियां चलती हैं, हमें पता है किस घर में कितना जुआ खेला जाता है। ये सब होते हैं पुलिस वालों के, वर्दीधारियों के। बंद करो ना बंद करो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन तुम्हें इसलिए दिया है कि महीने का 5 लाख रुपए इकट्ठा करके लाओ। कहां से लाओगे तुम जानो। अब उनको क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर मंत्री जी बैठे हैं। मंत्री जी क्या बोलते हैं? मंत्री जी बोलते हैं 5 करोड़ खर्चा किया था इस इलेक्शन में, और 5 करोड़ तो इसमें कर दिया, अगले में फिर 7 करोड़ करने हैं, तो 12 करोड़ आएगा कहां से? तो इकट्ठा करके लाओ, जाएगा कहां से? हमारी आपकी जेब से, आम जनता की जेब से। तो एक्चुअली में हम करप्शन नीचे से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसकी जड़ ऊपर से आती है। तो 1-2 सीट पे नहीं, सारी की सारी 543 सीट पर लड़ेंगे, और सारी की सारी 543 सीट जीतकर भारतीय राजनीति में एक नया आयाम स्थापित करना है। 2024 में 543 की 543 सीट इलेक्शन लड़ेंगे और 543 की 543 सीट जीतेंगे। एक नया इतिहास बनाएंगे भारतीय राजनीति में। और यहां रुकेंगे फिर भी नहीं, यहां रुकेंगे फिर भी नहीं। हमारा उद्देश्य सम्राट अशोक के समय का जो भारत था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, जो भी देश सम्राट अशोक के समय में भारतवर्ष का हिस्सा थे, उन सारे देशों को एक करके संयुक्त भारत संघ बनाना है। उसके पहले हम नहीं रुकने वाले। और हमें पता है कि जिन नेताओं की हम कुर्सियां छीनने जा रहे हैं, या जो लोग इस भारत संघ यूनाइटेड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, वो इतनी आसानी से हमें ये काम नहीं करने देंगे। ये वर्तमान राजनेता लाशों पर चलकर सत्ता तक पहुंचे। बस 2 मिनट और लूंगा और खत्म कर रहा हूं।
कोई बात नहीं, बस 5 मिनट और लूंगा, खत्म। थोड़ा हम लोग बिल्कुल आपको पूरा मौका मिलेगा। मुझे पता है कि ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये इतनी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे और हमारे आप जैसे साधारण लोगों को नहीं पहुंचने देंगे। मेरे आप जैसे 1, 2, 10, 20 नहीं, 100, 200 नहीं, 1000, 2000 लोगों को रातों रात गायब करवा देना, मरवा देना, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये लाशों पर चलकर सत्ता तक पहुंचे हैं ये लोग, लेकिन फिर भी आज इस मंच से सत्ताधारी दल को चुनौती देता हूं कि अगर मरवाना है तो मरवा दो, फांसी चढ़नी है तो तैयार हैं, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन 2024 में तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे। या तो तुम हमें खत्म कर दोगे या तो हम तुम्हारी सत्ता खत्म कर देंगे। और जिसे लगता है हम डर जाएंगे तो उनको बता दूं मंच से, 13 नवंबर अभी दूर नहीं है। मीडिया वालों से भी सवाल है, सारे मीडिया बंधुओं से, शायद आप लोगों को जानकारी हो या हो सकता है आपके राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को जानकारी हो, तो उनसे सवाल करिएगा कि इतनी बड़ी न्यूज देश में कितनी बड़ी घटना हो गई और किसी चैनल पे चली क्यों नहीं। वो घटना क्या है वो बता देता हूं। 13 तारीख को बेरोजगारी मिटाओ अभियान की शुरुआत की है हमने, 13 नवंबर को। और कैसे की है? नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था ना, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष, 2 करोड़ रोजगार। 7 वर्ष हो गए ना, 7.5 वर्ष, कहां है 14-15 करोड़ रोजगार। और ये चैलेंज किया है, या तो बचे हुए 2.5 वर्ष के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी रोजगार दे दें, वरना कुर्सी छोड़ दें। और नरेंद्र मोदी जी के मंत्रियों को शायद 20 करोड़ लोगों का डिटेल नहीं पता कि रोजगार किसे, क्योंकि उनके मंत्री तो बोलते हैं देश में कोई बेरोजगारी नहीं है। तो हमने एक अभियान शुरू किया है, 13 नवंबर, पढ़े लिखे बेरोजगारों का डिटेल इकट्ठा की जा रही है और वो नरेंद्र मोदी जी को पीएमओ भेजी जाएगी। प्राथमिकता पर उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देगी और जिन्हें नहीं दे पाएगी उन्हें बिना ब्याज के या कम ब्याज के लोन मुहैया कराएगी, ताकि वो अपना रोजमर्रा का काम शुरू कर सके। और वो भी जिनके लिए नहीं कर पाएगी तो उनमें जो बेरोजगार होंगे, जो हाई स्कूल पास होंगे, उन्हें 1000 रुपए मंथली, जो 12th पास होंगे उन्हें 1500 रुपए मंथली, और जो ग्रेजुएट होंगे लेकिन किसी कारणवश उन्हें सरकार अगर रोजगार नहीं मुहैया करा पा रही है तो उन्हें 2500 रुपए मंथली स्टेटन दिया जाएगा, ताकि वो अपने पढ़ाई लिखाई की चिंता छोड़कर, अपने जीवन यापन की चिंता छोड़कर देश को आगे बढ़ाने में अपना समय लगा सकें कि उन्हें आगे प्रोग्रेस कैसे करना है। और 13 तारीख को 7 RCR नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास के बाहर उनका पुतला फूंक कर आए हैं। किसी मीडिया में न्यूज नहीं चली है, राष्ट्रीय स्तर की मीडिया में न्यूज नहीं है। 7 RCR के बाहर नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंक कर हमने अपने हाथों से बेरोजगारी मिटाओ अभियान की शुरुआत की है। किसी राष्ट्रीय स्तर पे मीडिया में ये न्यूज नहीं है, पूछेगी। बस यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। मैंने अपनी मैक्सिमम बातें जो बोल दी, बोलना चाहता था, आप सबके सामने रखना चाहता था, वो रख दी हैं। मैंने जैसे बताया कि हम भारतीयता की शपथ दिलाते हैं, तो हम उस शपथ के साथ, और हमारा सारा प्रोग्राम राष्ट्रगान के साथ खत्म होता है, तो मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले वो भारतीयता की शपथ ले लें। वो किसी पार्टी की शपथ नहीं है, आपने सुना होगा, उसमें कोई पार्टी का नाम नहीं है, वो एक भारतीयता की मुहिम है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे साथ आप वो भारतीयता की शपथ लें। फिर उसके बाद आपके सवाल जवाब होंगे। फिर सवाल जवाब के बाद हम जब प्रोग्राम खत्म करेंगे तो राष्ट्रगान के साथ हम प्रोग्राम का समापन करेंगे। तो मैं चाहता हूं आप मेरे साथ शपथ वाला सिस्टम है, तो आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ जो आपका प्रोग्राम वो करते रहिएगा। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपके मुद्दों को नहीं, वो जो सब एक करके बात रखिए, आपके सवाल जवाब भी होंगे आप। हाँ ठीक है, आपने जो, हाँ आपको ही मौका मिलेगा। आपने जो शपथ सुनी, क्या उसमें किसी संगठन का नाम या किसी पार्टी का नाम था? नहीं था। शपथ लेने से प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है, 1-2 लोगों को शपथ लेने से प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। जो लेना चाहे वो ले ले, जो ना लेना चाहे वो ना ले, ठीक है। हम दिल पे हाथ रखकर शपथ दिला रहे हैं, जो लेना चाहे वो ले ले। सभी लोग, जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो हाथ कर ले, और जो शपथ नहीं लेना चाहता, जिसे इस भारतीयता की शपथ से प्रॉब्लम है, वो बेहिचक जा सकता है, कोई बात नहीं। सभी लोग दिल पे हाथ रखें, जो लोग बचे हैं वो दिल पे हाथ रखें। मैं राजीव सिंह कुशवाहा भारती खड़े होकर शपथ लेते हैं। आज ये शपथ लेता हूँ भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूँगा। मैं भारतीय संविधान का सम्मान करूँगा। मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिसे भी शपथ से प्रॉब्लम है, जिसे अपने नाम के साथ भारतीय जोड़ने से प्रॉब्लम है, वो बेहिचक यहाँ से जा सकता है। हमें भी ऐसे लोगों की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। जो लोग बचे हैं वो अपने सवाल जवाब करें।
थैंक यू।